नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी की। आपको पता होगा, इस पूरे अगर हम देश की बात करें तो 2014 से पहले कपिल सिब्बल की हम बात कर सकते हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता और साथ में बड़े नेता होने के साथ साथ देश के जाने माने और बहुत बड़े वकील, और वकील ऐसे कि जिनकी दलीलें जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखें और जज जो है वो उनके फेवर में फैसला दे दे। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कपिल सिब्बल की हम बात करते हैं, हालांकि कपिल सिब्बल जो है वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद है। लेकिन आपको याद होगा तीस्ता सितलवाड़, अभी न्यूज क्लिक इन पे जब रेड पड़ी थी, छापा पड़ा था, तो तीस्ता सितलवाड़ का नाम आपने उस वक्त भी सुना होगा। एक राइटर है, ऑथर है, और जिसने जम्मू कश्मीर को लेकर विवादास्पद जो है वो टिप्पणी की थी। और जब उनको अरेस्ट पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खुलवाकर उसको जमानत दिलवाना ये कपिल सिब्बल जैसे वकील जो है वो आसानी से कर देते थे। लेकिन इसके बाद में कपिल सिब्बल, आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से कपिल सिब्बल का एक ऐसा समय आ गया कि उसका सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलीलें काम आना शुरू ही नहीं हुई, ये हम कह सकते हैं। कोई दलील उनकी काम नहीं आई, चाहे वो धारा 370 की पुनर्याचिका हो, पुनर्विचार याचिका हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो हम गिनवा सकते हैं। तो उसके बाद में कपिल सिब्बल ने जो है वो अपना एक नया प्रोफेशन द वायर में वो एंकरिंग करते हैं। आजकल बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और फिर वहाँ से अपना जो है वो मैंडेटा, जिसको हम कहें, चाहे नैरेटिव कहें, चाहे कुछ भी जो एजेंडा है वो वहाँ से चलाते हैं। अब उसके बाद में जब धीरे धीरे उनका विश्वास खत्म हुआ तो अब आपको ने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, जब से अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी लगी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि कपिल सिब्बल जो है अब वो पुराने समय की बात है, तो अब जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी पे भरोसा करना चाहिए। तो अब वकील हुए अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन ठीक वैसा ही हाल जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी का भी अब होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कपिल सिब्बल के रास्ते पे अभिषेक मनु सिंघवी जा रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा से उन्होंने चुनाव लड़के देखा तो उनकी क्या हश्र हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब बहुमत की सरकार होने के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा से अभी उनको जो है वो टिकट दिया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में अब वकील का जो उनका प्रोफेशन है, पैसा है, वही बचता है। और उसमें भी अगर हम देखें तो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बजाय ये अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए रखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या इसको हम कहें कि अपनी जो खुंदस होती है, भड़ास है, वो किस प्लेटफॉर्म पे निकाली जानी चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो मिलती जुलती लग रही थी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ईडी ने जब से अरविंद केजरीवाल को समन भेजना शुरू किया था, आपको पता होगा नवंबर के शुरुआत में, 2 नवंबर से, और उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। बार बार जो है वो ईडी के सवालों का जो जवाब है वो सवालों की तरह ही जो है वो वापस दिया जा रहा था, और लगातार पूछा जा रहा था कि क्यों बुलाया जा रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है, वो तमाम तरह की चीज़ें। और धीरे धीरे ये जो है वो समनिंग 9 समन तक चले गए। लेकिन आपने देखा होगा कि 9वें समन से पहले ईडी के बजाय अरविंद केजरीवाल ही कोर्ट चले गए, और कोर्ट इसलिए गए कि ईडी जो समन कर रही है वो समनिंग जो है वो अवैध है, इलीगल है, और ईडी को ये क्लियर करना चाहिए कि उनको समन क्यों दिया जा रहा है। लेकिन जब कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया तो उन्होंने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो जवाब देने की बात की। उसके बाद फिर जो है वो मामला कोर्ट में गया, और जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट ने बोला कि इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों न की जाए। ईडी को जब ये पूछा कि इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, और जिस दिन ये फैसला आया था आपको पता होगा, उसी दिन शाम को ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे पहुंचती है, उसके घर पहुंचती है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद में ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी भागे भागे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता होगा उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जब याचिका लगी, तो जब अगले दिन सुबह 11 बजे उनकी सुनवाई होनी थी, उससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली और ये कहा कि अब हम जो है वो इसको सेशन कोर्ट में देखेंगे।
और उसकी बड़ी वजह यह थी कि उनको लग रहा था कि उनके हिसाब से जजों की जो बेंच है वो सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए उनको यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को रिमांड दी जाती है और जब उनको दोबारा पेश किया जाता है उसके बाद फिर उनकी रिमांड बढ़ जाती है और 1 अप्रैल को उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब आपने देखा होगा परसों अरविंद केजरीवाल की उसी याचिका पे जब गिरफ्तारी का अवैध बताया गया तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो वाकई में जो है वो रोचक थी, सुनने लायक थी। और कोर्ट ने साफ तौर से जो वक्तव्य, जो अपनी टिप्पणी जो की उस फैसले में, वो ये थी कि ईडी के पास जो है वो गिरफ्तार करने के लिए, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है। तो कहीं भी कोर्ट को ये नहीं लगता कि ये गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, मतलब कोर्ट ने ये माना कि ये गिरफ्तारी जो है वो वैध है। इसके बाद में, इसके अलावा आपको पता होगा कि अगर मुख्यमंत्री है तो उसको जो है वो अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये भी कोर्ट की टिप्पणी का एक अहम हिस्सा था कि आम आदमी जो है उसके लिए कोर्ट का जो है वो मायने अलग हो या उसके अलग हो। दूसरा, एक बड़ी बात जो लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल के वकील हो, वो हमेशा दलील देते हैं कि कहीं भी जो है इस पूरे मसले में मनी ट्रेल, पैसा जो है वो उसकी बरामदगी नहीं हुई। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी चोर को पकड़ा, उसने पैसे खर्च कर दिए, तो पैसा तो नहीं पकड़ा, लेकिन पैसा कहाँ से चुराया, कब चुराया, कैसे उसको खर्च किया, वो सारा कुछ है। तो वो सारे जो साक्ष्य हैं वो ईडी के पास है, लेकिन फिर भी ये मनी ट्रेल पे अड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग ये थी कि लगातार जो है वो राघव मंगूटा और शरत रेड्डी को जो है उसमें निशाना बनाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से और वकीलों के द्वारा। और उसमें ये कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, 6 बार के बयान अलग है और 7वें बार के बयान अलग है। और जब सरकारी गवाह बनने की बात आई है तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकारी गवाह जो है वो सरकार के कहने से नहीं, कोर्ट के अप्रूवल के बाद में कोई भी गवाह जो है वो सरकारी गवाह बनता है। और अगर उसके ऊपर कोई अगर सवाल उठाता है तो वो सीधे तौर से जो है वो कोर्ट या जजों के ऊपर सवाल उठाता है, और जज और कोर्ट जो है वो किसी भी सरकार के अधीनस्थ या उसके अंदर नहीं आते, उसके अंदर काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई। उसके बाद में इस मसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, और आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल के मसले पे तुरंत सुनवाई जो है वो नहीं हो सकती। तो अब आप देख लीजिए, इतनी भद पिटने के बाद में फिर उसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी को लगा कि अब जो है वो लगातार उनकी आलोचनाएं, या उन लोगों को लगेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील और एक इतनी बड़ी जो फौज है वकीलों की, वो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दिलवा सकी। तो उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सीधे तौर से जो है वो आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पे, और उन्होंने कहा कि हिटलरशाही, तानाशाही जो सरकार है वो ये सारा जो है वो ईडी को एक्टिवेट कर देती है ठीक चुनाव से पहले। हालांकि उन्होंने सीधे तौर से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। लेकिन टाइमिंग को देखते हुए जो है वो सारी खुंदस जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेके ही थी, लेकिन उनका निशाना था भूपेश बघेल को लेके, क्योंकि भूपेश बघेल, इसके अलावा झारखंड के आपने देखा होगा हेमंत सोरेन, और उन्होंने कहा कि 2019 का जो मुकदमा है वो चल रहा था, लेकिन 2019 के मुकदमे के बाद इसमें जो है वो सुनवाई होती है 2023 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसमें सुनवाई है और जब ये सारा जो है तथाकथित, जिसको ये कहते हैं कि काल्पनिक, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपसे गुजारिश होगी कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार ध्यान से सुने, उन्होंने सीधे और साफ तौर से कहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तथाकथित है और काल्पनिक घोटाला है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और ईडी के पास में कोई सबूत नहीं है, तो आप जैसे बड़े वकील जो इतना पैसा जो है वो केस लड़ने के लेते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी फ़ीस जो है वो भी लाखों में होगी, और जब इतनी फ़ीस लेने के बाद में इतनी आपकी टीम होती है और उसके बाद में अगर आप जमानत नहीं दिलवा सकते, तो फिर आपकी जो वकालत है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ जाता है। क्योंकि बिना साक्ष्य के तो कोई भी एक छोटा मोटा वकील भी जो है वो किसी को भी जमानत दिलाने की जो है अपनी हैसियत रखता है, लेकिन ना कपिल सिब्बल जैसे, क्योंकि कपिल सिब्बल पहले से ही फ्लॉप हो चुके हैं, और अब अभिषेक मनु सिंघवी।
तो अभिषेक मनु सिंघवी अब चाहे दुनिया को या लोगों को ये बताने की कोशिश करे कि वो बहुत बड़े वकील है और उन्होंने कोर्ट में ऐसी दलीलें रखी, लेकिन उसके बावजूद जब कोर्ट उनके अगेंस्ट जब ये फैसला देता है तो फिर इन लोगों को लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो एक नया नैरेटिव तैयार किया जाए, और नैरेटिव ये होगा कि सारी संस्थाएं जो थी वो अब स्वतंत्र नहीं है, वो किसी ना किसी के दबाव में या सरकार के दबाव में ये एजेंसियां जो है वो काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही है, ना आपको ने देखा होगा हेमंत सोरेन को राहत मिल रही है, ना अभिषेक मनु सिंघवी को। तो अभिषेक मनु सिंघवी की हालत जो है वो ठीक वैसी होती जा रही है जैसी कपिल सिब्बल की हो रही है। अब देखना यह है कि जब ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार नहीं है, तो फिर 15 अप्रैल को जब उनकी न्यायिक हिरासत की जो अवधि है वो खत्म होगी, तो उसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में नई कौन सी दलीलें देंगे वो देखने वाली जो है वो बड़ी दिलचस्प होगी। और फिर उसके बाद में कोर्ट जो है उसका फैसला क्या करेगा। वैसे लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही अब जाने वाला है, क्योंकि इतनी जब चीज़ें सामने आ गई तो उसके बाद में अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे जाने वाले हैं, और उनको अभिषेक मनु सिंघवी क्या, अगर कपिल सिब्बल भी अगर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी जो है वो कोर्ट से बचा नहीं सकते। तो ये स्थिति जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।